या गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ किडनी इन द एसिड बेस बैलेंस। दिस इज आवर चैप्टर टू फॉर द टुडे। यहाँ का चैप्टर भी दिया है, एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन एंड रोल ऑफ किडनी इन एसिड बेस बैलेंस। तो आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सामान पढ़ेंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम सभी का रह सकता है क्या? H प्लस H2O प्लस CO2 gives सिंपल। आज हमें इस चैप्टर में सबसे मेन रिएक्शन के रूप में H2O plus CO2 that gives plus carbonic acid, that is the given here, this reaction. And this is our, ये आज हमारा सबसे मेन इम्पोर्टेंट रिएक्शन रहेगा जिसमें हम सब देखेंगे। इसमें H2O और CO2 मिलके यहाँ पे मेन रिएक्शन एंड प्रिंसिपल रिएक्शन यही रहेगा हमारे लिए आज। ये दोनों मिलके H2CO3 अथवा कार्बनिक एसिड बनाएंगे और उसके बाद में ये जब डिफ्रेंशिएट होगा तो छुट्टी अपने आप को तोड़ेगा, तो तोड़ते वक्त हमारे आगे क्या आएगा? एक H प्लस का आयन आएगा और एक H प्लस HCO3 माइनस का आयन आएगा। ये दोनों में से H प्लस आयन आपको एसिडिक का नेचर दिखाएगा, तो फिर दूसरे में HCO माइनस HCO3 माइनस आयन आपको बेस का कॉन्सेप्ट देगा, इसमें देगा। तो इसमें सबसे पहले आज हम ये जो इसमें पढ़ना है वहाँ से अब शुरू करते हैं कोर्स से। मेन रिएक्शन यही हो गया है अब आपका। इसमें इससे दिया है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसमें कैसे होता है प्रिवेंट, अथवा इस हमारा किडनी जो है जो वो हमारे अंदर का एसिडोसिस अथवा एसिड का अमाउंट जो बढ़ता है उससे कैसे बचाता है अथवा उसको कैसे कम करता है। उसके लिए हमें इसमें सिर्फ दो ही सामान याद करना है। जो फर्स्ट में क्या है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, इस बाइकार्बोनेट आयन को कैसे रीअब्जॉर्ब करेगा किडनी अपने अंदर। और दूसरा क्या है, सिक्रेशन। या फर्स्ट इज द रीअब्जॉर्प्शन। फर्स्ट में हमें क्या करना है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन, एंड सेकेंड में रहेगा हमारा सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ये दो प्रोसेस हमें याद होना पड़ेगा, जिस कारण से हमें क्या है कि किडनी हमारा एसिडोसिस अथवा एसिड का मात्रा एकदम ज़्यादा होने से बचाता है। जैसे फर्स्ट में क्या है हमारा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन। तो इसमें क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा मात्रा में हमारा HCO3 अथवा बाइकार्बोनेट आयन का सिक्रेशन होता है कि जितना हमारे अंदर यूरिन फॉर्मेशन होता है लगभग उसी के अनुसार से होता है, उसी के बराबर में। जो हमारा यहाँ पे अमाउंट भी दिया है 4320 मिली equivalent weight of the SCO3 ion which is already filtered in the glomeruli every day, this much amount, इतना ज़्यादा होता है। और इन सभी का रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ता है हमें, और मेन इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है हमारा PCT यानी कि प्रोक्सिमल ट्यूबल में होता है, प्रोक्सिमल कॉन्ट्रैक्टाइल ट्यूबल। एंड देन सेकंड प्रोसेस हमारा क्या था, सिक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन का हमारा सीक्रेट होना पड़ा, तो उसके लिए हमारे कहाँ कहाँ ये होता है, सबसे पहले होता है हमारा PCT में, देन DCT एंड CT। दिस ये तीन जगह पे होता है मेन। अब इसमें इसके अनुसार से देखा जाए तो क्या क्या दिया है इसमें, द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द SCO3 आयन, reaction of the filtered SCO3 minus ion occurs by the secretion of the H plus ion in the renal tubule। renal tubule में सीक्रेट होता है, और सीक्रेट होने का अमाउंट भी यहाँ पे दिया है, कितना ज़्यादा होता है 4380, जिसमें से हम सभी का सबसे बड़ी मात्रा में निकल जाता है इतना ज़्यादा, और फिर बाकी जो है ये हमारा यूटिलाइज होता है। यूटिलाइज होते वक्त कितना ज़्यादा हमारे यूटिलाइज में फर्स्ट बाय द रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द फिल्टर्ड SCO3 माइनस आयन, एंड ओनली कुछ मात्रा में जो बच जाता है उसको वो हमारा लगभग 50 से 100 मिली इक्विवेलेंट वेट का इतना बचता है जो बाहर निकल जाता है। रीअब्जॉर्ब होता है कितना, इसके बाहर जैसे हमारा 4330 तो प्रोड्यूस हुआ अथवा वहाँ से निकलता है, सीक्रेट होता है, जिसमें से हमारा
जो यूज़ हो चुका है या अथवा यूटिलाइज़ हो गया है, वो हमारा होता है 4380 अथवा इसको यूटिलाइज़ करके फिर रीअब्ज़ॉर्ब कर लेगा और बाकी जो बचेगा 50 टू 100 एक मिली इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है कि यहाँ से हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसके कारण से होता है कि हमारे यूरिन एसिडिफिकेशन हो जाता है, मीन्स एसिड का प्रॉपर्टी शो करने लगता है हमारे यूरिन। और ये सब सबसे मेन कहाँ-कहाँ पे होता है फिर? इसमें मेन रिएक्शन हमारा जो प्रिंसिपल रिएक्शन था H2O प्लस, यहाँ पे जो हमारा है H2O प्लस CO2 मिलके हमारा क्या बना देंगे यहाँ पे H2CO3 मीन्स कार्बोनिक एसिड, या ये बना देंगे। और इसके बाद में ये जब डिफ्रेंशिएट होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट में H प्लस आयन बन जाएगा एंड देन HCO3 माइनस आयन बन जाएगा, ये दो आयन बन जाएंगे। ये हमारे लिए एकदम प्रिंसिपल रिएक्शन है, यही समझिएगा। इसी का हमें हमेशा खेल खेलना है इसी के जगह पे, बस चेंज रहेगा। जैसे हमारा भी फिर फॉस्फेट आयन आएगा तो बस यहाँ पे फॉस्फेट हो जाएगा, यहाँ पर भी फॉस्फेट की तरह आ जाएगा। और फिर ऐसे ही अगर जो एमोनिया वाला आएगा था तो एमोनियम आयन भी इसी तरह हमारा सिंपली डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं इसमें। तो इसमें मेन क्या याद करना है हमें, H प्लस आयन और HCO3 अथवा HPO4 माइनस अथवा NH4 माइनस, इस NH3 माइनस के रूप में हमें इसे लाना है हर एक रिएक्शंस को। ये इतना सबसे मेन अथवा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा इसमें। तो जैसे फर्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या दिया है, H प्लस आयन, ये हमारा जो सीक्रेट होता है ये ल्यूमेन में होता है। ल्यूमेन वो भी कहाँ का, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट। जो मैंने पहले ही बोल दिया है कि हमारा जो H प्लस आयन अथवा एसिड का जो मेन स्ट्रक्चर रहेगा H प्लस, वो हमारा कहाँ से निकलता है, फर्स्ट ल्यूमेन में होता है। ये किस चीज़ का ल्यूमेन हो सकता है वहाँ पे, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, तो पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया और कलेक्टिंग डक्ट भी हो गया। ये सामान हमें एकदम ज़रूरी है। ये यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा रहता है ये इंटरकैलेटेड सेल, दैट इज द फर्स्ट टाइप of the intercalated cell, which is very important in the secretion of the H plus ion। और ये किस तरह से करता है, सीक्रेट करने के लिए इसमें दो टाइप का पंप होते हैं। जो फर्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम एंटीपोट पंप, एंड सेकेंड क्या है हमारा एटीपी। एटीपी यहाँ से जनरेट होता है, वो ड्राइवन प्रोटॉन पंप है इसमें। देन फर्स्ट हमें इसमें डिस्कस करने के लिए क्या चाहिए, हमें एटीपी सोडियम पोटेशियम पंप का जरूरी है। फर्स्ट सोडियम पोटेशियम, सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम हाइड्रोजन, क्योंकि हमें हाइड्रोजन निकालना है तो सोडियम के साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, एंटीपोट पंप ये हो गया या। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे मेन इसमें क्या है कि Na प्लस आयन जो है उससे रीऑब्जर्व हमें कराना है कहाँ तक, वो ट्यूबुलर से। ओके, ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम का आयन का सिक्रेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में वो रहता है। और उसका काम क्या है कि हमें H प्लस आयन भी पॉजिटिव है और फिर Na प्लस भी आयन एकदम पॉजिटिव है, मंद गले दोनों पॉजिटिव है। तो यानी कि क्या है कि अगर जो दोनों एक जगह पे कलेक्ट हो गए तो इससे हमें समस्या हो सकता है। इसी के लिए हमें क्या करना है कि अगर जो हमें H प्लस आयन को लाना है तो वहाँ से निकालना पड़ेगा क्या, हमें Na प्लस आयन। यहाँ से निकालने के लिए एक्सचेंज करना पड़ता है इन सभी को। यहाँ पे दिया है हमारा एक्सचेंज, आप एक्सचेंज फॉर द Na प्लस आयन, H plus ion is secreted from the cell into the tubular fluid in the exchange of this। एंड उसके बाद में क्या होता है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोट पंप कहाँ रहता है, ट्यूबुलर सेल में रहता है हमेशा, जो हमारा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है किसके लिए, तो फिर सोडियम और पोटेशियम पंप के लिए। एंड इसमें सबसे ये फिर कहाँ कहाँ होता है, सबसे अधिक मात्रा में होता है हमारे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में। एंड सेकेंड प्रोसेस आता है हमारा क्या, एटीपी जनरेट करने वाला ड्राइव इन प्रोटॉन पंप। और इसमें भी सिंपल होता है, ये सिर्फ दो ही जगह पे होता है। इससे पहले जो था हमारा वो तीन जगह पे हुआ था, पीसीटी, डीसीटी एंड सीटी में। लेकिन इसमें क्या है, डीसीटी और सीटी में मात्र ही होता है, तो जब में इसी में दो जगह पे होगा। और इसके बाद में यहाँ पे कुछ रिएक्शन दिया है, ये रिएक्शन एकदम इंपॉर्टेंट है, जिसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले H2 या ट्यूबुलर सेल हमारे पास था, जिसमें क्या है, पानी है और फिर पानी के साथ में CO2 यानी कि
कार्बन डाइऑक्साइड है। ये दोनों जब मिक्स होंगे तो मिक्स होने के बाद हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ इसका मतलब क्या हुआ हमारा कि ये डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट कब होता है, कार्बोनिक एसिड के, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के अथवा एंजाइम के प्रेजेंस में होता है डिसोसिएट। इसमें से हमारा क्या बन गया, H प्लस आयन बन गया, ये H प्लस आयन हो गया और ये SCO3 माइनस आयन हो गया। तो SCO3 माइनस आयन क्या है, एकदम सोल्यूबल है, जो ट्यूबुलर सेल को पास कर सकता है। पास करके क्या करेगा, वो फिर से Na प्लस आयन के साथ में मिल जाएगा। और उससे पहले क्या होता है कि हमारा H प्लस आयन ट्यूबुलर सेल्स में ज़्यादा हो गए, तो इसका मतलब क्या है कि अब इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा हमें। तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करते हैं, इसको दूसरे साइड में जाता है, ये ट्यूबुलर ल्यूमेन की तरफ भाग जाता है H प्लस आयन। और हमें यहाँ कहा है कि H प्लस Na प्लस आयन का सिग्रेगेशन अथवा अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे, ट्यूबुलर ल्यूमेन में। तो ट्यूबुलर ल्यूमेन में ये ऑलरेडी H प्लस Na प्लस ज़्यादा है, और इसमें हमारा क्या है कि H प्लस आयन भी एडिशन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे इंटरचेंज होना पड़ेगा। इंटरचेंज होने के लिए क्या चाहिए उसे, एंजाइम चाहिए, अथवा वो अपना एंजाइम चेंज कराएगा कहाँ पे, तो फिर ट्यूबुलर सेल की तरफ भागेगा Na प्लस आयन, और फिर वही प्रोसेस सेम होगा रिपीट। अब सेकेंड मैकेनिज्म ऑफ द सिक्रीशन, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डाटा दिया है कि कौन कौन सा पंप अथवा कौन कौन सा प्रोसेस कहाँ कौन कौन से पार्ट में होता है। यहाँ पे सिंपल, जैसे फर्स्ट में क्या है हमारा, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम हाइड्रोजन पंप। सोडियम हाइड्रोजन पंप कहाँ होता है हमारे, डीसीटी में, द डिस्टिल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल में हो गया। और एटीपी जनरेट होने वाला एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप कहाँ होता है, डीसीटी एंड सीटी में। एंड बाइकार्बोनेट मैकेनिज्म तीनों में होता है, तो प्रोक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल में, हेनलेप ग्रुप में और डिस्टल कॉन्जुलेटेड ट्यूबुल में, तीन जगह पे होता है। तीनों लगातार आगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गए। एंड देन द फॉस्फेट मैकेनिज्म कहाँ होता है हमारे, डिजिटल कॉन्जुलेटेड कलेक्टिंग में। और सबसे इंपॉर्टेंट सामान ये है कि एमोनिया का सिक्रेशन सिर्फ एक ही जगह पे होता था। एमोनिया का मैकेनिज्म सिर्फ प्रोक्सिमल में, तो पीसीटी में होगा हमारा। और जिसमें से फर्स्ट में हम अब फर्स्ट के दो तो हो चुके हैं, ये सोडियम हाइड्रोजन पंप, एटीपी ड्राइवन प्रोटॉन पंप। अब थर्ड में हम जा रहे हैं बाइकार्बोनेट का मैकेनिज्म कैसे होगा। तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं, एकदम सिंपल तरीके से ध्यान देना है। इसमें क्या है कि सबसे बड़ी मात्रा में हमारा जो ये सिक्रेशन होता है बाइकार्बोनेट का, वो कहाँ होता है, अथवा उसका एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ कितने अमाउंट में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि 80% जो है वो रीएब्जॉर्ब होता है प्रोक्सिमल में, और 50% हेनले लूप में, एंड 5% इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड इन द रिमेनिंग इन द कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद में क्या है कि हमारा H प्लस आयन का सीक्रेट होता है कहाँ पे, रेनल ट्यूबुल। और सिंपली यहाँ पे वही सेम प्रोसेस आएगा कि H प्लस आयन सिगरेट हुआ रेनल ट्यूबुल में, अब ये कंबाइन करेगा SCO3 माइनस आयन से, फिर से वही कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर वही के अपने आप को डिसोसिएट करेगा, फिर से वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ करेगा, वो अपने आप को ट्यूबुलर सेल में भाग जाएंगे। ओके, यही सब सेम टू सेम वही सब है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है इसमें। अब जिसको जैसे यहाँ तक कार्बोनिक एसिड के, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स के प्रेजेंस में सब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बन चुके हैं। उसके बाद में क्या है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ से फिर से वही अपने जगह पे ट्यूबुलर सेल की तरफ CO2 भाग जाएगा, और H जो वाटर है वो वहाँ पे यूज़ हो जाएगा। और सिंपली यहाँ है, ट्यूबुलर सेल में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद द वाटर टू फॉर्म द कार्बोनिक एसिड, फिर से वही कार्बोनिक एसिड भी यहाँ ट्यूबुलर सेल में बन चुका है। वही प्रोसेस है सेम टू सेम। It immediately dissociate into the H plus and S minus SCO3 minus आयन। यहाँ पे सेम प्रोसेस हो गया, कार्बोनिक एसिड था, कार्बन के H प्लस आयन और SCO3 माइनस में हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन के रूप में यहाँ पे डिसोसिएट हो ही चुका है। ये भी देख सकते हैं हम सब। और फिर इसमें क्या है कि ये जो ट्यूबुलर सेल में जाता है ना, इसके बाद में इंटरस्टिशियम में एंटर कर देता है, और सिमिलर साइमल्टेनियसली उसी वक्त से यहाँ पे SCO3 माइनस आयन बना, ये अपने आप को क्या को इंटरस्टिशियल सेल में अपने आप को एंट्री दे देगा। उसके बाद में क्या है कि वहाँ पे Na प्लस आएगा और NaCO3 के रूप में वहाँ पे जाके मिलके बन जाएंगे दोनों। सेम यहाँ पे भी दिया है, यानी कि हम अगर जो इस रिएक्शन को अच्छे से ध्यान दें, ओके, इस रिएक्शन को, तो पूरा सिलेबस हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। दिस इज
फर्स्ट में इसमें हम देखते हैं। देन सेकेंड इज द फॉस्फेट मैकेनिज्म। ये फॉस्फेट मैकेनिज्म में क्या है कि हमारा सेम वही उसी तरह का है। इसको भी हम यही डायरेक्ट डायग्राम से ही पढ़ते हैं। या यहाँ पे सिंपल देखिए, सबसे सिंपल में क्या है कि फर्स्ट स्टेप वही हमारा है, H2O प्लस CO2, ये दोनों मिलेंगे। ओके, इसके बाद में क्या होगा, हमारा कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड फिर से वही डिफ्रेंशिएट करेगा, फिर से वही H प्लस आयन जो है हमारा, हमारे पास H प्लस आयन है। ओके, ये क्या करेगा, अपना इंटरचेंज करने की ट्राई कर रहा है। यहाँ पे इंटरचेंज वो भी कहाँ करे, वो जाके ट्यूबुलर ल्यूमिन की तरफ भागेगा अपने आप को। ओके, और फिर H माइनस SCO3 माइनस जो है हमारा बाइकार्बोनेट आयन, वो क्या करेगा, अपने आप को इंटरस्टिशियल सेल की तरफ जाएगा। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाएगा अपने आप को, वहाँ पे सीक्रेट अथवा रीअब्जॉर्ब करा रहा है। तो H प्लस आयन है, और फिर यहाँ पे हमारे सबसे ऊपर क्या है कि Na2HPO4 आयन है, तो वहाँ पे साल्ट है। वो साल्ट क्या करेगा, वहाँ से अपना Na प्लस आयन डिसोसिएट कर देगा, और NaHPO4 ये भी डिसोसिएट कर देगा। फिर से वही जो ऊपर था वही यहाँ क्या, यहाँ पे आकर के फिर से बन गया। और फिर ये जो हमारा कंपोनेंट है सोडियम हाइन सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ये अपना क्या है, सीक्रेट हो जाएगा, यानी कि ये रीअब्जॉर्ब कहीं नहीं होने वाला है, अथवा बाद में कहीं इसका प्रयोग नहीं होने वाला। इसी के लिए इसे टॉक्सिक होने के कारण से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। और फिर जो हमारा ये सोडियम आयन आयन बचा था, सोडियम आयन ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू फिर लास्ट में जाकर के अपना इंटरस्टिशियल सेल में पहुंच चुका है। ओके, और जब ये इसमें गया तो और फिर हमारे पास ऑलरेडी ये बाइकार्बोनेट आयन था ही यहाँ पे, और फिर हमारे पास अब यहाँ से सोडियम आयन भी आ चुका है, और दोनों मिलके हमें क्या बना देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन, जो हमारा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा अपने आप में इंटरस्टिशियल सेल्स में। और उसी की तरह अब हम पढ़ेंगे एमोनिया का मैकेनिज्म। एमोनियम मैकेनिज्म में क्या है हमारा, सबसे मेन एकदम सिंपल तरीके से ही हम सब हमेशा जाते हैं। जैसे इसमें सबसे मेन क्या है कि पहले एमोनिया आता कहाँ से, ये हमें एकदम जरूरी सामान है। जो हमारा ग्लूटामाइन एमाइन है, ग्लूटामाइन वही हमारा एमोनिया का सोर्स रहता है इसमें। ग्लूटामाइन हेयर इज, ये यहाँ पे दिया हुआ है ग्लूटामाइन, या यही सबसे मेन सोर्स है एमोनिया के लिए। ये हमारा डिसोसिएट होगा तो ग्लूटामिक एसिड बनेगा, और प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामाइनेज, ये एंजाइम का नाम है ग्लूट ग्लूटामाइनेज, ये हमारा एंजाइम का नाम है, जिसके प्रेजेंस में ग्लूटामाइन क्या बनाएगा, ग्लूटामिक एसिड बनाएगा और NH3 का सिक्रेशन कर देगा। जो सिक्रेशन हमारा कहाँ होगा, ट्यूबुलर सेल्स में होगा। ट्यूबुलर सेल्स में सिक्रेशन होने के बाद में एमोनिया, क्योंकि इस वाल को पार कर सकते तो सोल्यूबल है, ये ट्यूबुलर ल्यूमेन की तरफ भाग आएगा। और हमारा मेन रिएक्शन तो वही प्रिंसिपल रिएक्शन है यहाँ पे, हमेशा की तरह H2O प्लस CO2, या ये दोनों मिलके फिर से वही कार्बनिक एसिड बनाएंगे, फिर से डिसोसिएट होगा H प्लस आयन SCO3 माइनस आयन में। और फिर क्या है कि हमारा H प्लस आयन जो है वो ट्यूबुलर सिक्रेशन, ट्यूबुलर सेल से ट्यूबुलर ल्यूमेन की तरफ गया। यहाँ पे हमारा एमोनिया ऑलरेडी बैठा हुआ था, एमोनिया से मिला, फिर से एमोनियम आयन बना दिया। एमोनियम आयन क्या है कि वहाँ पे काम नहीं है, बाद में टॉक्सिक हो जाएगा, इसके कारण से इसे एक्सक्रीट कर दिया, या सिंपल। और उसके बाद में SCO3 माइनस आयन यहाँ पे जो था हमारा बचा हुआ था कार्बनिक एसिड, जब डिसोसिएट हुआ तो वो क्या है कि हमारा फिर से वही इंटरस्टिशियल सेल की तरफ अपने आप को भाग जाएगा। और उसके बाद में बचेगा क्या, वहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, तो सोडियम मिलके क्या बना देगा अपना अपने आप को, फिर वही सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। वही सब कुछ इसमें सेम ही है, कोई इसमें चेंज प्रोसेस नहीं है। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जैसे इसमें अगर जो एमोनिया आ गया है, तो एमोनिया कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे वो सीक्रेट हो रहा है, अथवा किस एंजाइम के प्रेजेंस में ये काम हो रहा है, ये सब ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारे एमोनिया में क्या था कि मेन सोर्स इसका ग्लूटामाइन था, तो इसमें एंजाइम में था ग्लूटामाइनेज। ये जब ग्लूटामाइन को सीक्रेट वो कह रहे एक्ट करेगा, तो वहाँ से ग्लूटामिक एसिड प्लस एमोनिया निकलेगा। तो सेम इसी तरह हमारे यहाँ पे सेकेंड वाले में क्या था हमारा कि
ट्यूबुलर ल्यूमेन में क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का सिक्रीशन होता है। तो सोडियम बाई फॉस्फेट का सिक्रीशन होता है, ये मेन चीज़ इसमें याद करना पड़ेगा। और ऊपर वाले और इससे पहले वाले में हमारा कार्बनिक एसिड जो है तथा बाइकार्बोनेट में मेन हमें याद करना पड़ेगा जो ट्यूबुलर ल्यूमेन में हमारा सोडियम रहता है पहले से ही, और उसके बाद में यहाँ से हमारा मेन रिएक्शन शुरू होता है। ये जब ट्यूबुलर, हमने यहाँ पे सब कुछ लगभग कर ही लिया क्लियर। अब लास्ट में हमारा क्या है कि थैंक्स इतना सुनने के लिए, और अगर जो वीडियो से कुछ नया ज्ञान मिले तो उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बाय।